तो अभी हम लोग करने वाले फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर, यानी कि आपके फाइल एंड स्टोरेज रोल का ही नेक्स्ट पार्ट है। और कंप्लीट समझते हैं फाइल एंड स्टोरेज में कैसे हम लोग एफएसआरएम सर्विस को इस्तेमाल करते हैं और सारी चीजें। बस दो लोग अभी और बाकी हैं, जैसे सभी लोग आ जाते हैं स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर आप एफएसआरएम जैसी सर्विस के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये इसका फुल फॉर्म होता है फाइल सर्वर। ये यू है, रिसोर्स मैनेजर। सो फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर सिंपल यहाँ पे कह रहा है कि हमारे जो भी फाइल रिलेटेड सर्विसेज होती हैं उनको मैनेज करने के लिए हमारा एफएसआरएम जैसी सर्विस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे डिस्क पर परमिशन अप्लाई करना, फाइल एंड फोल्डर सॉरी फोल्डर पर परमिशन अप्लाई करना। तो ये सब चीजें होती हैं। अब किस टाइप की परमिशन और कैसे इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ये भी हम लोग देखेंगे। फाइल सर्वर एंड रिसोर्स मैनेजर जो भी हमारा, ये एक सब रोल बोल सकते हैं, दिस इज द सब रोल। और इसका जो मेन रोल है ये फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज का है। फाइल एंड स्टोरेज यानी कि जो अभी तक आप पढ़ रहे थे फाइल एंड स्टोरेज, उसी का ये पार्ट है। तो एफएसआरएम के थ्रू हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कोटा मैनेजमेंट का सेटिंग, जो कि अ, एक तरीके का कोटा मैनेजमेंट ये बोला जाता है। और इसका इस्तेमाल किया जाता है डिस्क यूसेज पर परमिशन के लिए, डिस्क यूसेज परमिशन के लिए। ओके। ये अब कैसे इसको इस्तेमाल करना है या इसका पूरा आर्किटेक्चर क्या होगा, सिंपल देखो। अगर आप एक सर्वर पर काम कर रहे हो, आपकी कंपनी में ये सर्वर है, आप काम कर रहे हो, एंड आपकी जो कंपनी है वो XYZ मतलब .com कुछ ऐसे करके है, और आपने यहाँ से बहुत सारे क्लाइंट को कोई पर्टिकुलर डायरेक्ट डिस्क एक्सेस करने के लिए दिया हुआ है। जैसे आपके पास एक डी ड्राइव है, डी डिस्क है या ड्राइव है, और ये आपका टोटल जो है ये 50 GB का है, 50 GB। तो आप यहाँ पे कुछ यूजर्स को सर्विसेज दे रखे हो या कुछ डेटा शेयर किए हो, जैसे यूजर 1, एक और यूजर आपने यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है। ऐसे बहुत सारे यूजर हो सकते हैं, हजारों यूजर हो सकते हैं। तो ये यूजर 3, सो 1, 2 एंड 3, ये 3 यूजर आपने ऐड करा हुआ है यहाँ पे। और ये तीनों यूजर मिलकर अगर डिस्क डी को एक्सेस करते हैं, चाहे वो शेयर करके या जैसे भी है ना, तो क्या इनके पास कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शंस या कुछ ऐसी परमिशंस है जो कि हाँ 50 GB कंप्लीट ये यूजर एक्सेस कर पा रहा है। तो सर्वर के पास क्या अथॉरिटी है या कुछ ऐसा परमिशन है जिसके थ्रू ये रिस्ट्रिक्ट कर दे कि इसमें से जो यूजर है वो सिर्फ और सिर्फ 20 GB या जितना भी रिक्वायरमेंट है इतना स्पेस बस यूज कर पाए, और जो सर्वर यूजर्स है या जो सर्वर एडमिन है इसके पास फुल एक्सेस हो, या मतलब कि फुल एक्सेस हो, ये 50 GB टोटल डेटा अपने लिए रख सकता है या ये पूरा का पूरा इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे रहेगा तो हम लोग काफी ज्यादा सर्वर पर स्पेस बचा पाएंगे। एक तरीके का आप देखते होंगे कि जब मेल सर्वर बनाया जाता है या मेल सर्वर यूजर काम कर रहे होते हैं तो उसमें भी ऐसा होता है। आप सिंपल जीमेल का एक सर्विस ले लो, देखो जीमेल में जब आप अपना एक अकाउंट क्रिएट करते हो तो उसमें आपको कितना जीबी स्पेस फ्री मिलता है? 15 ही होता है ना, 15 GB आपको सिर्फ यूसेज मिलता है। तो 15 GB से ज्यादा यूज करने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए आप जैसे ही जाते हो तो आपको कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं। ओके। तो ये एक लिमिटेशन होती है स्टोरेज पर, जिसके थ्रू हम लोग अकॉर्डिंग टू नीड सिर्फ यूजर को उतना ही प्रोवाइड करते हैं जितना जितनी उसको जरूरत है। तो एफएसआरएम रोल कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे काम करना है, ये बहुत इजी रोल है। अभी तक जहां से हम लोग कॉन्फ़िगर कर रहे थे सेम वहीं से करना है। हमारे पास एक सर्वर है यहाँ पे, और हमारे पास एक Windows 7 का क्लाइंट है। ओके। तो हम इस Windows 7 को क्लाइंट को सबसे पहले क्या कर लेते हैं, लॉगिन कर लेते हैं। और मैं यहाँ से लॉगिन करता हूँ इसको। नो 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 नो, मतलब अपने लोकल यूजर से हम लॉगिन कर लेते हैं।
और सिंपल आपके, इसको मैंने अभी डोमेन वगैरह से कनेक्ट नहीं किया है, ना ही आप लोगों को बताया कैसे कनेक्ट करना है, तो वो आगे अभी पढ़ा जाएगा। आपके पास एक मशीन होगी जो विंडोज 7 पर है, और एक हमारे पास सर्वर है, और इस सर्वर पर हम लोग FSRM रोल को इंस्टॉल करेंगे। आप देखो फाइल एंड स्टोरेज पर काफी चीजें आपने पढ़ा, डिस्क पढ़ा, स्टोरेज पूल पढ़ा, शेयर वगैरह तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो भी आपका शेयर रहता है डेटा वो सब दिखता ही है। अभी इसको भी 2 मिनट लगेगा, समझा देंगे। आइस का जी इनिशिएटर वगैरह ये भी कर सकते हैं, बट देखते हैं अभी इसको भी, अगर हो जाएगा तो। होने को तो हो जाएगा, बट थोड़ा सा ही होता है ना, सारी चीजें हमारे लिए नहीं बनी होती हैं, बट अभी हम टाइम मिलेगा तो इसको लाइव करके दिखा देंगे। तो बाकी सारी चीजें आप लोगों ने देखा। अभी इसी का एक पार्ट है हमारा फाइल सर्वर एंड स्टोरेज सर्विसेज का, जो कि FSRM होता है। तो आपको ऐड रोल एंड सर्विसेज पर आ जाना है, ऐड रोल एंड फीचर पर, राइट। एंड देन नेक्स्ट करना है, सिंपल नेक्स्ट करना है। यहाँ पे दो चीजें पूछता है हमेशा इंस्टॉलेशन के लिए, तो रोल बेस्ड एंड रिमोट डेस्कटॉप। तो इसको जब हम AD सिखाएंगे ना कल से, तो उसके बारे में हम बता देंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ओके, नेक्स्ट करेंगे, और हमारा सर्वर यहाँ पे सेलेक्ट है। सर्वर का जो IP एड्रेस है 15.0050 है, और हमारे सर्वर का नाम यहाँ पे देख सकते हो, सीखो-SRV01 है। ये मुझे पता है, यहाँ पे देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है कि क्या है। ओके, ये क्या हो गया, ये सीखो-SRV1, और हमारा जो डोमेन है, मतलब ये एक डोमेन में प्रमोट हो चुका है, सीखोलाइव.com। तो सिंपल, आपको सीखोलाइव.com वो सब बनाने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे सेलेक्ट सर्वर फ्रॉम द सर्वर पूल सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और आप अपना जो फाइल सर्वर एंड स्टोरेज सर्विसेज जिस पर आप काम करते आए हो, इसी को थोड़ा सा एक्सपेंड कर लो आप यहाँ से। एंड जस्ट आप यहाँ पे देखोगे फाइल सर्वर एंड रिसोर्स मैनेजर FSRM की सर्विस यहाँ पे मिल जाएगी। इसको सेलेक्ट करना है, ऐड करना है। And file server resource manager helps you to manage and understand the file and folders on a file server by scheduling file management tasks and storage reports, classifying files and folders, configuring folders, quotas and defining file screening policy। मतलब टोटल आप अपने डिस्क को मैनेज करने से रिलेटेड स्टोरेज रिपोर्ट्स एंड पूरा का पूरा मॉनिटरिंग से लेकर ये काम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर। नेक्स्ट करना है, बाकी कुछ नहीं आपको सेलेक्ट करना है। रीस्टार्ट सेलेक्ट कर लो, अगर जरूरत है तो ये रीस्टार्ट कर लेगा। एंड प्रॉपर तरीके से हमारे यहाँ पे सर्वर रोल इंस्टॉल हो जाएगा। सर्वर रोल इंस्टॉल हो जाने के बाद हमारे सर्वर की जो IP है, आपको बताया गया कि ये हमारा 15.0050 IP एड्रेस पर कनेक्ट है। तो हम अपने सर्वर को जो है ना, सॉरी विंडोज 7 को कनेक्ट कर देते हैं, ये बस एक्सेस करने के लिए, बाकी इस विंडोज 7 का कोई यूज नहीं है। तो मैं यहाँ पे NC PA.CPL और एंटर कर देता हूँ, और देखता हूँ यहाँ पे IP एड्रेस हमारे सर्वर के रेंज में है कि नहीं है। तो हमारे सर्वर पे IP जो चल रहा है 15.0050 चल रहा है। ओके, ये सर्वर की IP है। तो सर्वर की IP हमने गेटवे में दे दिया और DNS में भी दे दिया, बाकी हमने अपने क्लाइंट की IP ऐसे ही कुछ चेंज कर दिया। ओके, अभी DNS गेटवे हटा दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और जस्ट आपको सेम नेटवर्क प्रोवाइड कर देना है। इन दोनों को पिंग करके चेक कर लेना है कि आपका जो क्लाइंट मशीन है वो सर्वर से प्रॉपरली कनेक्ट है कि नहीं है। मैं यहाँ पे कनेक्ट पिंग चेक कर लेता हूँ 15.0.0.50। आपका रिप्लाई आ रहा है, मतलब आप कनेक्टेड हैं और आसानी से इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो देखते हैं हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो या नहीं। हो गया, क्लोज कर देंगे। एंड फाइनली आपका फाइल सर्वर एंड रिसोर्स मैनेजर आ जाएगा। तो जस्ट टूल ऑप्शन पर आप आ जाएंगे, एंड यहाँ पे फाइल सर्वर एंड रिसोर्स मैनेजर को ओपन करेंगे। ओपन करने के जस्ट बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इतना सारा ऑप्शन आपको मिलता है। तो अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो व्हाट अबाउट कोटा मैनेजमेंट। सो कोटा मैनेजमेंट यहाँ पे अप्लाई करने से पहले थोड़ा सा और आप लोगों को डिटेल्स जानना चाहिए कि जो कोटा मैनेजमेंट आप अप्लाई कर रहे हैं ये दो तरीके से अप्लाई होता है। एक्चुअली कोटा मैंने बता ही दिया कि डिस्क पर परमिशन लगा दिया जाता है कि 50 GB का कोई स्पेस है या कोई पर्टिकुलर फाइल डायरेक्टरी है, उस पर भी मान लिया कि आपका डी ड्राइव है, और डी ड्राइव के अंदर एक आपने डायरेक्टरी 1 बना रखा है, और इसको आपने शेयर कर दिया। ओके, अब ये शेयर करने के बाद इसमें 50 GB लोग डेटा रख पाएंगे। कोई भी अगर रिमोटली एक्सेस करेगा या नेटवर्क ड्राइव में मैप कर लेगा तो 50 GB तक का डेटा रख सकता है, बट आपने इस पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया DIR1 नाम के डायरेक्टरी पर, और इसके अंदर सिर्फ 5 GB का परमिशन दिया, क्योंकि क्लाइंट को बस इतनी जरूरत है।
तो मैप कर लेगा वो, तो भी इसके अंदर 5 GB डेटा बस रख सकता है ना। तो ये मैंने आपको बताया। बट डिस्क कोटा दो तरीके से अप्लाई होता है। एक तो होता है सॉफ्ट कोटा, सॉफ्ट, एंड एक होता है हार्ड। दो तरीके से होता है। सॉफ्ट कोटा, एक्सीड द लिमिट, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सीड लिमिट। बस एक्सीड मतलब अगर आपने 5 GB का स्पेस दिया 50 GB से, तो जब यूजर 5 GB अपना कंप्लीट कर लेगा और जैसे ही उससे ज्यादा डेटा रखने के लिए जाएगा, तो एक वार्निंग मैसेज उसको मिल जाएगा, या वो उससे ज्यादा डेटा एक्सीड करके रख सकता है ना। उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, एक वार्निंग मैसेज आएगा, यस कर देंगे, आप कंटिन्यू रखते रखते जाएंगे, 50 GB तक आपको एक्सीड लिमिट मिल जाएगा सॉफ्ट कोटा में। ओके। बट हार्ड कोटा, नेवर एक्सीड लिमिट या डू नॉट एक्सीड लिमिट। तो यहाँ पे आपको कोई भी तरीके का लिमिट एक्सीड करने का ऑप्शन नहीं मिलता। 5 GB मतलब 5 GB, यू कैन नॉट एक्सीड द लिमिट। ओके, विद द हेल्प विद हार्ड कोटा। तो ये दोनों तरीके का कोटा जब आप कोटा टेम्पलेट क्रिएट करते हो तो आपको मिल जाता है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने कंप्यूटर पर, और मैं क्यों ना यहाँ पे एक डिस्क ऐड कर लूँ 5 GB ऐसे कुछ अलग, क्योंकि सी ड्राइव में जरूरी नहीं हमेशा काम करें। एक डिस्क रखते हैं हम जिस पर हम काम करेंगे। तो 5 GB का एक डिस्क ले लेते हैं, 5 GB, और इसको ऐड कर दिया। ओके। एंड डिस्क mgmt.msc, डिस्क मैनेजमेंट ओपन हो जाएगा। ऑनलाइन कर लो आप इसको, इनिशियलाइज कर लो। ओके। एंड यहाँ पे आपको एक पार्टीशन बना देना है। तो मैं यहाँ पे एक FE ड्राइव से पार्टीशन बना देता हूँ, NTFS बेस्ड है। ओके, हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, ये तो हमारी पूरी ड्राइव हो गई, और मैंने डायरेक्टरी की भी बात किया, तो हमने यहाँ पे डायरेक्टरी dir1 ही समझाया था, तो ठीक है, dir1 करके मैंने बना दिया। अब इसी डायरेक्टरी पर या तो उस पर मैं परमिशन लगा सकता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे कोटा टेम्पलेट्स में, सॉरी कोटाज में। कोटाज में आपको डिटेल्स मिल जाएगा नया नया कोटा क्रिएट करने का। ओके, दिस इज द न्यू कोटा टेम्पलेट। तो यहाँ से भी क्रिएट करने का ऑप्शन है, और इस पे राइट क्लिक करके भी आप क्रिएट कर सकते हो। ओके, दीज आर द ऑप्शंस। कोटा टेम्पलेट में बाय डिफॉल्ट कुछ कोटा टेम्पलेट बना होगा। अगर आप किसी भी कोटा टेम्पलेट को मॉडिफाई करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, तो राइट क्लिक करके एडिट कोटा टेम्पलेट में आए, और इसमें कम ज्यादा स्पेस करके आप अपना कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। वार्निंग मैसेज कितने परसेंट फुल हो जाने पर आए, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमें डिफॉल्ट टेम्पलेट पे नहीं जाना, हम सब इसको डिलीट कर सकते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। एंड हमें क्या करना है, कोटास पर आना है, और यहाँ पे राइट क्लिक करके क्रिएट कोटा ऑप्शन पे आप आ जाएं, और आप कोटा पाथ किस पर्टिकुलर ड्राइव या डायरेक्टरी पर परमिशन देना चाहते हैं तो सेलेक्ट कर लो आप यहाँ से। ई ड्राइव पर, ये पूरी ड्राइव पर परमिशन लग जाएगा, और अगर डायरेक्टरी पर चाहते हैं तो डायरेक्टरी पर लग जाएगा। क्लियर है सभी को? तो चलो मैं डायरेक्टरी पर परमिशन लगा देता हूँ, या ड्राइव पर, जो भी है, मैं डायरेक्टरी पर लगाता हूँ। डायरेक्टरी पर मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे आपने ऐड करने के बाद क्रिएट कोटा हो गया। देन यहाँ पे कह रहा है कि डिराइव प्रॉपर्टीज फ्रॉम द कोटा टेम्पलेट। तो 100 MB का एक कोटा टेम्पलेट यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट में बना हुआ है। टेम्पलेट आप पहले से भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे बाय डिफॉल्ट जो है वो डिलीट कर दो, या अपना एक जैसे 2 GB का 1 GB का ऐसे क्रिएट करके रख सकते हैं। तो हमें उसकी जरूरत नहीं है, हम कस्टम हम खुद क्रिएट करेंगे, है ना, टेम्पलेट से नहीं उठाएंगे। कस्टम प्रॉपर्टी लेंगे जब आप यहाँ पे, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से कि कितने MB GB का लेना है। तो आप यहाँ से GB सेलेक्ट कर लो या MB सेलेक्ट कर लो, अपने हिसाब से जितना भी स्पेस देना है। तो मैं यहाँ से GB तो काफी बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे MB रखता हूँ, और यहाँ से मैं कर देता हूँ 250 MB, 250 MB, हार्ड कोटा सॉफ्ट कोटा। ओके, तो देखो हार्ड कोटा सॉफ्ट कोटा के साथ आप यहाँ पे लिमिट स्टार्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, मुझे हार्ड कोटा चाहिए, सॉफ्ट कोटा नहीं चाहिए। एंड देन हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। फाइनली हमारा 250 GB का हार्ड कोटा अप्लाई हो गया। एंड कस्टम कोटा मैं क्रिएट कर रहा हूँ, जो कि ई डायरेक्टरी के, सॉरी, ई वॉल्यूम के अंदर हमारा dir1 करके जो प्रॉपर्टी है, एंड देन क्रिएट कर देंगे।
अब यहाँ पे कह रहा है नया कोटा टेम्पलेट के साथ सेव करना है या विदाउट टेम्पलेट सेव करना है। तो आप अगर कोटा टेम्पलेट लगाते हो तो आपका टेम्पलेट में एक नया कोटा टेम्पलेट बन जाएगा, लेकिन नहीं बनाते हैं या नहीं लगाते हैं, विदाउट कोटा टेम्पलेट सेव कर दें तो भी आपका यहाँ पे काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ पे इसकी डिटेल्स नहीं दिखेगी। तो ये हमने बना दिया 250 MB का एक कोटा लिमिट ई लोकेशन पर DIR1 के अंदर। अब सिंपल आप इसको मैप कराइए। तो मैं विंडोज 7 पर आ जाता हूँ। विंडोज 7 हमारा एक क्लाइंट मशीन है और ये अभी इस तरीके से है। और यहाँ पे देखो एक नेटवर्क लोकेशन दिया हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल कुछ भी ऐसे कुछ नहीं दिखा रहा, सीखो SRB कोर ऐसे कुछ बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पे है। तो ये पहले से कुछ क्रिएट है यहाँ पे हमारा, बट हम चाहें तो एक नया क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? विंडो आर करिए, कोई भी शेयर्ड डायरेक्टरी होती है या लोकेशन होता है नेटवर्क में, उसको एक्सेस करने के लिए डबल बैकवर्ड स्लैश, और आप अपने सर्वर का IP एड्रेस ऐड करें यहाँ पे, एंड जस्ट आप एंटर की प्रेस करें, और यहाँ पे आप अपना जो भी यूजर नेम पासवर्ड है सर्वर से ऑथेंटिकेट करा लें उसको देकर, एंड आप एंटर करें। अब यहाँ पे देखो हमारा एक DIR1 करके ये क्रिएट है। ओके, यही है ना, मैंने DIR1 करके वहां पे क्रिएट किया था। अब DIR1 पर मुझे क्या मिलता है? अगर सॉरी, किस नाम से था? DIR1 ही तो था। हाँ, DIR1 था, ठीक है। अब इस DIR1 के अंदर मैं कुछ डेटा रख देता हूँ। स्क्रीन विजिबल है ना सभी को प्रॉपर? DIR यस यस। DIR न्यू मैंने कर दिया, और इसके अंदर कुछ फाइल में रख देता हूँ ऐसे, ताकि आइडेंटिफाई हो जाए कि यही मेरा डेटा है। टेक्स्ट या सेल्स सेल्स पासवर्ड ऐसे करके मैंने रख दिया, एंड देन जस्ट मैंने क्लोज कर दिया। अब आ जाते विंडोज 7 पर और इसको ओपन करके देखते तो इसके अंदर तो ये कुछ और है। ओके, अभी शेयर नहीं है। ओके, तो शेयर नहीं है तो हम डिफॉल्ट देख लें हमारे सर्वर पर क्या क्या शेयर है। तो फाइल एंड स्टोरेज पर आ जाते हैं। बाय डिफॉल्ट बहुत सारी चीजें यहाँ पे शेयर्स में आकर चेक करें तो शेयर होंगी, जैसे ये कुछ अकाउंट करके ऐसे कुछ। तो हम इसको क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। स्टॉप, क्लोज, ऐसे ही इसको भी हम कर देते हैं स्टॉप। ये सब अभी स्टॉप नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं यूज हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। DIR1 स्टॉप हुआ नहीं? ओके, दो हो गया। इसको भी कर देते हैं यूजर, ये भी हो गया। इसको भी कर देते हैं। ये बाय डिफॉल्ट भी इसमें से कुछ शेयर रहता है, तो आप उसको भी हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कह रहा है कि देयर वाज एंड मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। ऑलरेडी ये कहीं मतलब DFS के अंदर स्टोर किया गया है, इस वजह से ऐसा कुछ आ रहा है। एक छोटा सा प्रॉब्लम है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस कुछ थोड़ी सी डिटेल्स हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। ओके, ओके, अभी ये रोल के साथ वो होएगा। ठीक है, हम रहने देते हैं। अभी तो हमारा हो गया सारा। अब एक नया शेयर करना है मुझे। तो अभी ये मान लिया कि हमें क्लाइंट को एक्सेस कराना है DIR1, या इसको एक बार रीनेम कर देते हैं, लेकिन इस पे मैंने कोटा अप्लाई कर रखा है तो रीनेम नहीं करेंगे। फाइल में आते हैं, शेयरिंग पर आते हैं, शेयर दिस फोल्डर। शेयर तो करना सबको आता होगा, ऐड कर लेते हैं। आप जो भी परमिशन रीड और रीड राइट की जो भी देना चाहते हैं दे दें। ये आपका लोकेशन है, /DIR1 DIR ये करके, एंड जस्ट ऐसे ही आप रहने दें इसको, एंड देन डू नॉट चेंज सेटिंग, ऐसे ही ओके कर दें।
एडवांस शेयर पर आकर परमिशन आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं एंड ओके कर दें, आपका शेयर हो गया। तो विंडोज 7 पर आकर एक बार चेक करें रिफ्रेश करके, तो अब देखो यहाँ पे एक DIR1 करके दिखा रहा है और इसके अंदर DIR सेल्स। अब हमारा जो नया फोल्डर शेयर था ये है। अब देखो क्या प्रॉब्लम होती है ना, जैसे मान लिया नेटवर्क ड्राइव शेयर करी जाती है यूजर्स को, तो मान लिया यहाँ पे नेटवर्क ड्राइव मैंने इसको क्रिएट कर दिया, मैप नेटवर्क ड्राइव। मैप नेटवर्क ड्राइव से पता है क्या होगा, माई कंप्यूटर के अंदर यहीं पे एक ड्राइव बन के आता रहेगा। ओके, तो नेटवर्क के अंदर आ जाओ आप एंड मेरा ये है, सॉरी ऐसे नहीं, ये वाला ऑप्शन तो बाद में दिखाना है। ये आ गए, DIR1 को राइट क्लिक किया, मैप नेटवर्क ड्राइव पे क्लिक कर दिया। अब ये कह रहा है जेड नाम से ये ड्राइव बनेगा। ओके, और रिकनेक्ट एट लॉगिन, तो ये रिकनेक्ट हो जाएगा एंड देन फिनिश कर दो। अब ये आपका हो गया, जस्ट क्लोज करो। ये सब कुछ मैंने क्लोज कर दिया। अब देखो माई कंप्यूटर ओपन करने पर आपको विंडोज 7 या अपने क्लाइंट साइड पे ऐसे एक ड्राइव बन जाएगा। इसके अंदर कितना यूसेज मिला है यूजर को, टोटल 5 GB का उधर स्पेस था, बट यहाँ पे हमें मिला 250 MB का स्पेस। इतना ही बस यूजर रख सकता है, बट अगर सर्वर साइड आप देखोगे तो यहाँ पे टोटल 5 GB का स्पेस इस पे है। ओके, बट इस डायरेक्टरी पर अदर यूजर के लिए जो परमिशन लगी हुई है वो टोटल 250 MB का लगा दिया है मैंने, और ये एक्सेस करेगा। दिस इज द कोटा मैनेजमेंट सेटिंग, और इसको आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। डिस्कनेक्ट करना है कभी भी आप इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दें, एंड बस इस तरीके से आपका पूरा का पूरा काम होता है। तो ये हमारा रहा सर्वर मैनेजमेंट पर कोटा सेटिंग और ये सब चीजें। कोटा टेम्पलेट में आप अपना डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट बना के रख सकते हैं, जैसा भी अप्लाई करना हो फटाफट टेम्पलेट से ही आप सबको अप्लाई कर दें। ये सब चीजें कर सकते हैं। स्टोरेज रिपोर्ट में अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपके फाइल स्क्रीनिंग के अंदर ये सारी ये चीजें रहेंगी, ये सब चीजें आप देख सकते हो ऑप्शंस में है। तो स्टोरेज रिपोर्ट में जैसे नहीं होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रिपोर्ट कि आपका स्टोरेज कितना फुल हुआ, कैसे क्या है, तो आप यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया हुआ है स्केड्यूल अ न्यू रिपोर्ट टास्क जनरेट रिपोर्ट नाउ। तो सबसे पहले स्केड्यूल कर लो आप एक पहले, एंड आपको कैसा रिपोर्ट नेम, मान लिया रिपोर्ट नेम हम चाहते हैं डिस्क यूसेज, ऐसे कोई भी एक रिपोर्ट नेम मैंने बना दिया। और उसके बाद यहाँ पे डुप्लीकेट फाइल से रिलेटेड, और जिस भी तरीके का डुप्लीकेट फाइल आपने देखा कैसे हम लोगों ने मैनेज किया था डेटा डुप्लीकेशन में, तो डुप्लीकेट फाइल और भी कुछ यहाँ पे जो भी डिटेल्स लगता है वो सब चीजें, लार्ज फाइल का डेटा मुझे चाहिए, और कोटा अगर अप्लाई है तो उसका भी चाहिए मुझे। ठीक है, ये मैंने लगा दिया। एंड अब यहाँ पे DHTML ही रहने देते हैं। स्कोप पर आ जाते हैं। स्कोप में यहाँ पे कह रहा है कि द फॉलोइंग फोल्डर आर इंक्लूडेड इन दिस स्कोप, तो मुझे ऐड कर लेना है अपना ई ड्राइव। ओके कर दो। ओके, डिलीवरी रिपोर्ट ये सब, कहीं ईमेल वगैरह भी अगर आपको वो करना है तो वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। वीकली, मंथली, ट्यूसडे, कैसे मतलब स्केड्यूल कैसे लगाना है, लिमिट इन आवर्स, तो हर घंटे में एक बार, दो बार, तीन बार, जैसा भी लिमिट लगाना चाहे लगा सकते हैं। तो मैं वीकली, मंथली जैसा भी मुझे चाहिए वैसे लगा सकता हूँ। तो मैं वीकली किस किस डेट में लगाना चाहता हूँ सारा सेलेक्ट कर लिया। लिमिट आवर्स को हटा देते हैं, और रन एट इतने बज के इतने मिनट पर ये क्या होगा, रन होगा। ओके, ऐसे कुछ है। तो मैं इसको अगर कम ज्यादा करना चाहूँ तो उस समय पर भी कर सकता हूँ ऐसे। एंड जस्ट आपको इतना करने के बाद ओके करना है, और ये आपका यहाँ पे हो गया। राइट क्लिक करके रन रिपोर्ट टास्क नाउ, आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये पूछेगा बैकग्राउंड में करना चाहते हैं फोरग्राउंड में करना चाहते हैं। तो बैकग्राउंड में आपको रिपोर्ट दिखेगी नहीं, वैसे यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट भी होगी और आपको डिस्प्ले भी हो जाएगा, और ये सी ड्राइव के अंदर पूरा रिपोर्ट बनता है आपका। आप देखो ये बनाना स्टार्ट किया रिपोर्ट, और जैसे ही आपका ये कंप्लीट हो जाएगा ऐसे आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। तो जो भी चीजें आपने वहां पे सेलेक्ट किया हुआ था कंप्लीट आपकी मॉनिटरिंग मिल जाएगी। डिस्क कोटा आप देख लो क्या है। तो इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ से ओपन हो जाएगा। 250 MB का आपने कोटा लगा रखा है, जिसके अंदर कुछ भी अभी यूज नहीं किया गया है। आप पूरी रिपोर्ट निकाल लिए। सीको लाइव सर्वर ये नाम है, ई ड्राइव के अंदर ये डिटेल्स है, और एक कोटा यहाँ पे अप्लाई है। ये कोटा की सेटिंग आपने निकाल दिया। ऐसे ही लार्ज फाइल का अगर आपने देखना है कोटा यूसेज, लार्ज फाइल जो भी है यहाँ पे ये इमेज वगैरह रखा गया है, तो ये पूरा HTML कोड डिजाइन हो जाता है। बाकी इसका कोई वो नहीं है यूज।
लार्ज फाइल यहाँ पे कहाँ कहीं दिख रहा है, ये है लार्ज फाइल। तो सबसे बड़ी फाइल उसके अंदर क्या है वो भी दिख जाएगा। तो अभी हमने उसके अंदर कुछ रखा ही नहीं है तो 0 डेटा मुझे मिला। ओके, तो ये अगर कभी आपको मॉनिटरिंग ये सब चीजें चेक करना है तो डेफिनेटली कर सकते हैं, कैसे क्या है। प्लस अपने सर्वर की मॉनिटरिंग और ये सब चीजें आप चेक करना चाहते हैं तो आप इस पे राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर पर आकर फाइल सर्वर एंड रिसोर्स मैनेजर ये भी ओपन कर सकते हैं। फाइल सर्वर एंड रिसोर्स मैनेजर भी आपको एक बेस्ट ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे मॉनिटर करने का, परफॉर्मेंस में आ जाएंगे और यहाँ पे ओपन रिसोर्स मॉनिटर आपको मिल जाएगा। सीपीयू आपको कितना यूटिलाइज किया जा रहा है, मेमोरी कितना यूटिलाइज है, ईथरनेट कितना केबीपीएस एमबीपीएस की स्पीड से है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाती है। जब आप ओपन रिसोर्स मॉनिटर पे करेंगे तो ए टू जेड आपको यहाँ पे कितनी फाइलें रन हो रही हैं, कौन सा सबसे ज्यादा टास्क आपके किस पर्टिकुलर कंपोनेंट्स को या हार्डवेयर कंपोनेंट्स को यूज कर रहा है, ये डिटेल्स मिल जाता है। तो ये सब कुछ आपका एक तरीके का मॉनिटरिंग मैं वहां पे बता रहा था, सोचा इसको भी इसी में दिखा दें कैसे क्या है। और प्लस आपके मेमोरी का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा यूज करा जा रहा है, मतलब कौन सा डेटा सबसे हैवी यूज कर रहा है, कौन सी सर्विसेज इसमें स्टोर हो रही हैं। मेन चीज होता है डिस्क के अंदर परफॉर्मेंस में ये इतना पीआईडी नंबर है और इसका रीड राइट स्पीड बिट पर सेकंड में है, कुछ भी है जो भी यहाँ पे एक्सपेंड करके आप देखेंगे कितना दिखा रहा है ये बिट पर बाइट पर सेकंड है, ये बाइट्स है। ओके, क्योंकि कैपिटल भी है। ऐसे ही मेमोरी डिस्क का अलग अलग आप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। और ये सिंपल आपका रिसोर्स मॉनिटर टूल हो जाता है। यूजर कौन लॉगिन है इसको यहीं से साइन आउट कर सकते हैं, जो भी है आप देख सकते हो। तो ये सिंपल आपका रहा एक फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर से रिलेटेड। और अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ दोबारा से, फाइल सर्वर एंड स्टोरेज सर्विसेज को दोबारा से ओपन करते हैं ये ऑप्शन। एंड अब जैसे कि आपको यहाँ पे एक ऑप्शन और बचा हुआ है ना, डिमांड आप लोगों का था ये आइस कजी इनिशिएटर करके। तो आइस कजी इनिशिएटर में हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपने नेटवर्क में डिफरेंट डिफरेंट सर्वर से स्टोरेज या वॉल्यूम को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये भी मैं अभी करा दें इस पे। आइस कजी इनिशिएटर कोई मैनेज करता है? सर वो जो अभी आपने बताया था सॉफ्ट कोटा और हार्ड हम्म कोटा, हम्म। दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है सर। सॉफ्ट कोटा में एक लिमिट एक्सीड हो सकती है, जैसे 250 MB दिया तो उसमें आप 5 GB तक रख सकते हो, है ना। बस आपको वार्निंग मैसेज मिल जाएगा। ओके, कि 90% आपने यूज कर लिया तो बोलेगा कि ठीक है आपने सॉफ्ट कोटा इस्तेमाल किया, 90% आपका फुल है, इसके ज्यादा यूज करेंगे तो एक्सीड लिमिट एक्सीड करना पड़ेगा। तो आप यस करके आगे बढ़ सकते हैं ना। बट हार्ड कोटा में आप 250 MB की परमिशन लग गई तो उससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने हार्ड कोटा दिखाया। ठीक, सॉफ्ट कोटा की कोई एक लिमिट जरूरत अगर नहीं दे पड़ती। दिए, हाँ अगर जी, यूजर को एक लिमिट अगर दे दिया तो उसके ऊपर वो लिमिट एक्सटेंड नहीं कर सकता। नहीं कर सकता हार्ड कोटा हेलो में। सर। हाँ जी। सर जैसे हार्ड कोटा हम लगाते हैं हम्म तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर लिमिट फुल हो गई है तो हम्म। उसको हम लिमिट बढ़ाते भी है, वो कैसे? एडिट कर देंगे ना। एडिट का ऑप्शन दिखाया नहीं मैंने, टेम्पलेट अगर बना है तो एडिट कर देंगे। ध्यान नहीं दिया। हाँ सर, मतलब एक बार मुझे लगा एक बार इनिशिएट करने के बाद वो फिर से नहीं होगा, ध्यान नहीं नहीं दिया मतलब एक मैंने। बार नहीं, अगर दे दिया उसने। इसीलिए तो मैंने सबसे पहले कोटास जो बना बनाया है यहाँ पे आप किसी पर भी एडिट कर सकते हैं। और कोटास के अंदर आप आइए, ये आपने बनाया था और एडिट कोटा प्रॉपर्टी आप एक्सीड कर दो जो भी करना है ना। या ठीक है, ओके। एडिट ऑप्शन इसलिए मैंने फर्स्ट ओके। पहले ही बता दिया था कि ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो ये ओके। सिंपल रहा। अभी हमारे सर्वर पर आइस का जी इनिशिएटर का इस्तेमाल देख लो कैसे किया जाता है। आइस का जी इनिशिएटर काफी एक मतलब कि अच्छा टूल है। और कल लास्ट टाइम किसने इस पर पूछा था, आइस का जी इनिशिएटर इस पे काम करते हैं क्या? कौन पूछा था? चलो देखो, आइस का जी इनिशिएटर में क्या करना है, सिंपल। आप जो हार्ड डिस्क बनाते हो ना, आप अपने किसी दूसरे सर्वर पर इसको क्या कर सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो।
तो इसके लिए हमारे पास लैब जो है ना, जैसे मान लिया कि हमारे पास एक sequolive.com ये सर्वर है, इसका आईपी एड्रेस 150050 है और IPv6 यहाँ पे इनेबल दिखा रहा है, तो मुझे इसकी जरूरत है, मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ। ओके, तो IPv6 की जरूरत नहीं है, इसको मैंने ऑफ कर दिया। दूसरे हमारे पास एक और सर्वर है। ओके, ये दूसरा सर्वर है, एंटर कर देते हैं। अब इस सर्वर पर हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा इस वाले सर्वर का एक मेंबर सर्वर है। ओके, अभी ऑन हो रहा है। बस दो सर्वर हमने ले रखा है, एक हमने डोमेन में प्रमोट कर रखा है और एक हमारा अभी बिल्कुल फ्रेश है। और इस पर देखो क्या करना है कि हमारे पास लोकल सर्वर में आ जाते हैं। लोकल सर्वर में ये sequolive.com का मेंबर है। ओके, और इसकी आईपी एड्रेस 1500 है, इस पे IPv6 इनेबल है, तो मैं उसको भी डिसेबल कर देता हूँ। एंड सी, इसको मैंने कर दिया डिसेबल। अब जैसे मान लिया कि आपके प्राइमरी सर्वर यानी कि हमारा फर्स्ट सर्वर है sequolive.com, इस पर आपने पूरा का पूरा स्टोरेज बना रखा है, अपना पूरा स्टोरेज यहाँ पे हैंडल हो रहा है। आप चाहते हो कि कोई ऐसा डिस्क जो कि अपने दूसरे सर्वर को असाइन करना नेटवर्क में, एक मतलब कि इसका जी स्टोरेज असाइन करना और वो नेटवर्क में एक्सेस हो पाए, जो भी हमारे क्लाइंट है वो भी एक्सेस कर पाए और वो इस सर्वर पे एक्सेस कर पाए। तो देखो सिंपल क्या करना, फाइल सर्वर एंड स्टोरेज पर आओ, आप यहाँ पे आइस का जी को सेलेक्ट करो और यहाँ से टू इंस्टॉल वाले पे सेलेक्ट करके जस्ट आपको क्या कर देना है, देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा आइस का जी टारगेट सर्वर। नेक्स्ट करो। इसके बारे में अगर देखो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज इंक्लूड सर्विसेज दैट आर ऑलवेज इंस्टॉल्ड as well as functionality that you can install to help manage file servers and storage। आप यहाँ से इसको इंस्टॉल करें और अपने फाइल एंड स्टोरेज को किसी दूसरे सर्वर के साथ डिप्लॉय करके मैनेज कर सकते हैं। रीस्टार्ट की यहाँ पे जरूरत नहीं है, स्टार्ट कर दो। छोटा सा ही है ये इसका जी इनिशिएटर, और इसको जस्ट आपने क्लिक करना है और इंस्टॉल पे कर देना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा। सर अभी जो FSRM में आपने जो दूसरा विंडोज 7 पे जोड़ा था वो कैसे जोड़ा था, वो एक बार बताएंगे सर कैसे? एक्सेस कर लेंगे विंडो वार करके, शेयर करा हुआ एक्सेस करने आता है ना, ऐसे डबल बैकवर्ड स्लैश देकर आप जिस सर्वर को एक्सेस करना चाहते हो, जिस लोकेशन पर आपका शेयर किया हुआ फोल्डर है, तो बस मैंने उसको एक्सेस किया और उस फोल्डर पे राइट क्लिक करके मैप नेटवर्क ड्राइव कर दिया। ठीक, लेकिन उसकी कुछ सर आईपी भी कहीं तो इंटर किए थे ना सर आपने? तो आईपी ये क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, आईपी नहीं ये आपको दिखाई वो कर रहा है, ये देखो ना यहाँ पे है। नहीं नहीं सर, वो नेटवर्क एंड शेयरिंग में जाकर कहीं तो आपने आईपी डाला था ना नहीं वो। तो वो दोनों कंप्यूटर आपके कनेक्ट होने चाहिए, सेम नेटवर्क की कोई भी आईपी दे देना आप, 10.0.0 एक पे कर देना, एक पे 10.0.0 कर देना। ठीक है, ओके। डिफॉल्ट सर वन गेटवे, सर वन डिफॉल्ट गेटवे क्वेश्चन। में कौन से आईपी डाला था सर आपने? क्या चीज? गेटवे डिफॉल्ट और गेटवे में डीएनएस कुछ नहीं देना आईपी है था? कुछ भी। ठीक है, मैंने बताया तो था आप लोगों को कि डीएनएस और गेटवे की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम नेटवर्क और ये सब नहीं चला रहे हैं। ठीक है, हम तो बस दो मशीनें हैं वो रखे हैं ना, तो हमारा सेम नेटवर्क आईडी बस ऐड कर देना है। राउटर मॉडेम जब लगा होता है तब हमें गेटवे और इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक, जब उसकी जरूरत पड़ेगी तो बताएंगे। तो चलो यहाँ पे आइस का जी इनिशिएटर जैसे ही हमारा डन हो जाएगा, एक बार रिफ्रेश करोगे आप यहाँ पे इंस्टॉल हो जाने के बाद, टू क्रिएट एन आइस का जी वर्चुअल डिस्क। और ये कुछ नहीं मैं कर रहा हूँ, एक ही जगह से सारा ऑप्शन है। सबसे पहले भी मैंने इसी पर यहीं से इंस्टॉल कर दिया था नेक्स्ट करके, और दोबारा भी जस्ट इंस्टॉल होने के बाद ये ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा जो सीखो लाइव सर्वर 1 है, इसका जो ई ड्राइव है, ऐसे कुछ भी मतलब आप ई ड्राइव ले लो, यहाँ पे 5 GB का है। वैसे कोटा मैं यहाँ से अब डिलीट कर सकता हूँ क्योंकि कोटा की जरूरत नहीं है, तो फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर अभी इसको हटा देते हैं, रहने दो, कोटा की क्या दिक्कत ही है। हाँ यहाँ पे आ गए, और ये हमारा जो ई ड्राइव है इसको मैंने सेलेक्ट किया, और इस ड्राइव पर मुझे क्या करना है, इस वर्चुअल डिस्क को डिप्लॉय करना है। सिंपल ऐसे कुछ कर सकते हो, या कस्टम पाथ यहाँ पे दिया हुआ है तो आप अपना पर्टिकुलर कोई लोकेशन भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, है ना, यहाँ पे कस्टम अगर कुछ सेलेक्ट करना है तो। नहीं तो आप यहाँ से अपना ड्राइव सेलेक्ट कर लें।
अब ये जो ड्राइव है, ये कस्टम पाथ हटा नहीं होंगे? थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ, ई ड्राइव सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर दो। यहाँ पे आप कोई भी एक नाम दे दो, जैसे ISCSI, मैं 1 2 कर दिया, ISCSI 1 2, एंड आपने यहाँ पे नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे कह रहा है कि 2 3 ऑप्शन यहाँ से पूछा जा रहा है। एक 4.44 GB टोटल स्पेस है, उसका फिक्स्ड साइज कितना देना चाहते हो? तो अगर मान लिया यहाँ पे मैं 4 GB दे देता हूँ, 4 GB देने के बाद फिक्स्ड साइज सेलेक्ट कर लेते हो तो उससे ज्यादा मतलब दूसरे सर्वर पर डिप्लॉय नहीं होगा। लेकिन अगर डायनेमिक ले लेते हो तो अगर ये टोटल स्पेस 4.44 GB तक है और यूजर इसके अंदर कुछ रखना स्टार्ट करता है या उसमें डेटा स्टोर करना स्टार्ट करता है तो वो डायनेमिकली मैप कर जाएगा, मैक्सिमम लिमिट तक चला जाएगा। जैसे 4.44 है तो उतना तक चला जाएगा। ठीक है, इतना कर दो, आप नेक्स्ट कर दो बस। एंड न्यू, यहाँ पे आइस का जी इनिशिएटर टारगेट के लिए पूछ रहा है, ऐड करो। अब यहाँ पे पूछ रहा है टारगेट नेम एंड एक्सेस, कोई भी आप यहाँ पे एक नेम दे दो। ऐसे करके मैंने दे दिया ACC, और अभी आ जाएगा यहाँ पे, नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे कह रहा है एक्सेस सर्वर, तो यहाँ पे कह रहा है क्लिक एड टू स्पेसिफाई द आइस का जी इनिशिएटर, तो ऐड करो यहाँ पे और अपना एक्सेस सर्वर यहाँ पे ऐड कर दो। एक बार ये जो IP एड्रेस था आइस का जी इनिशिएटर, आपने जैसे ही सेलेक्ट करा, हार्ड डिस्क वगैरह आपने सेलेक्ट कर लिया कि ई ड्राइव को मुझे अलाउ करना है, तो अब देखो क्या करना है। यहाँ पे सिंपल कह रहा है कि क्वेरी इनिशिएटर कंप्यूटर फॉर ID, आप अपने इनिशिएटर की ID यहाँ पे ऐड करें। ये सब कुछ नहीं आपको सेलेक्ट करना है, सिंपल यहाँ से IP एड्रेस का सेक्शन सेलेक्ट कर लेना है और अपने टारगेट सर्वर, टारगेट कौन है आपका? ये दूसरा सर्वर, मुझे इसके अंदर क्या करना है, हार्ड डिस्क को डिप्लॉय करना है। अभी देखो यहाँ पे डिस्क mgmt.msc लिखने पर मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे? कोई यहाँ पे 5 GB का स्टोरेज नहीं मिल रहा है ना, 4 GB का नहीं ना। और हमारे सर्वर का जो यस सर। IP एड्रेस है ये है, मैंने उसी रेंज में कुछ भी दे दिया, जैसे 15.0.0.100, और हमारे इस सर्वर का IP है 15.0.0.50, इसका 50 है और इसका लास्ट में। आपको गेटवे की जरूरत नहीं है, दोनों को बस डायरेक्टली आप कनेक्ट कर दो सेम नेटवर्क से, ओके, कुछ भी ऐसे ही। तो इतना करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसकी IP आपको पता होना चाहिए थी, ये 100 IP पर है, तो ठीक है मुझे पता चल गया, तो मैं यहाँ पे IP 15.0.0.100 कर दिया एंड जस्ट ओके कर दिया। और यहाँ पे हमारा IP एड्रेस ऐड हो गया और नेक्स्ट कर देना है। अब कह रहा है कि यहाँ पे ऑथेंटिकेशन वैल्यूज लगाना चाहते हैं, चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन वैल्यूज, तो ये सब कुछ नहीं, आप नेक्स्ट कर दो। 4 GB का इस लोकेशन पर आप इसका जी इनिशिएटर क्रिएट कर रहे हैं, नेक्स्ट कर दो, आपका ये सक्सेसफुली क्रिएट होना चाहिए। अगर कोई गलती नहीं होगी तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बस। अब इतना करने के बाद देखो यहाँ पे क्या दिल लिख कर आ रहा है, नॉट कनेक्टेड, मतलब इस IP पर आपने डिप्लॉय तो कर दिया 4 GB का एक स्पेस। अब इस वाले सर्वर पर आप आकर चेक करो तो अभी डिस्क मैनेजमेंट के अंदर कोई भी डेटा नहीं दिख रहा है, ओके, 4 GB का। अब आपको करना क्या है इस कंडीशन में, सबसे पहले इसको मिनिमाइज करता हूं मैं, एंड यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा आइस कजी। जैसे आप लिखेंगे यहाँ पे एक आइस कजी इनिशिएटर करके आएगा, दिख रहा है ना सभी को। और इसको जब आप ओपन करोगे यस या नो ऐसे पूछेगा, ऐसे आपका आ जाएगा। तो सर वो कहाँ पर टाइप किया था, फिर से दिखाएं सर, वो नेटवर्क सर्च हैंग में, हो गया था। सर्च बॉक्स में कर लेना, ठीक है, प्रोग्राम जहां से सर्च किया जाता है, विंडो S से होता है ना, विंडो एस, ओके। विंडोज में एस, जब विंडो एस की प्रेस करते हो, विंडोज 7 8 10, तो कोई भी चीज सर्च कर सकते हो ना, प्रोग्राम जो भी है, ठीक है। यस यस। हाँ, विंडो एस चाहे आपका कोई भी वो है। तो अब देखो यहाँ पे टारगेट की डिटेल पूछ रहा है, तो ठीक है, हमारा टारगेट कौन है? 15.0. 50 है ना, 50 वाला ही तो है।
यस सर। तो मैं उससे कनेक्ट करता हूँ, देखता हूँ मेरा यहाँ पे कनेक्ट होता है कि नहीं। तो मेरा कनेक्ट हो गया, और उसका जो सीखो डॉट एस आर वी वन है, आप वेरीफाई कर सकते हो, सीखो एस आर वी वन ही है ना ये। तो सीखो एस आर वी वन बहुत जगहों पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ, ओके। तो यही हमारा सर्वर सेलेक्ट हो गया। उसके बाद कुछ नहीं, डन करना है एंड देन क्लोज कर देना। अब आप यहाँ पे आओ और देखो यहाँ नॉट कनेक्टेड था, अब देखो कनेक्ट हुआ कि नहीं, रिफ्रेश करके कनेक्टेड। ओके, जैसे यहाँ पे आपको कनेक्टेड का रिजल्ट मिले तुरंत आप यहाँ पे आओ डिस्क मैनेजमेंट में, देखो 4 GB आपका यहाँ पे डिप्लॉय हो गया। इस सर्वर के लिए आपने आइस का जो इनिशिएटर एक्टिवेट करा, और 4 GB आपने इसको डिप्लॉय किया स्पेस। अब यहाँ से आप इसको एक्टिवेट कर लो और इसको ऑनलाइन कर लो, और इसमें आप अपना स्पेस पार्टीशन बना दो, और इसको एक्सेस कर सकता है क्लाइंट कहीं से भी या जो कुछ भी है। तो यही है इसका जी इनिशिएटर, लास्ट टाइम डिमांड कर रहे थे आप सभी लोग, ये हमारा हो गया सिंपल। और बस यही था। अभी किसी को डाउट है दोनों में तो पूछ सकता है। अब आइस का सर जी ये इनिशिएटर का जो स्टेप है ना, एक बार सुन लीजिए फिर पूछिएगा। आइस का जी इनिशिएटर या फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर का स्टेप कहीं नहीं भूलना है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर पर हम काम कर रहे हैं। ये रोल आपको 5 दिन से यही पढ़ाया जा रहा है, तो उसको भूलना नहीं कि कहाँ से जाकर करना है। और आइस का जी इनिशिएटर पे ही यहाँ पे अभी कनेक्टेड आ रहा है, यही दोनों ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल का, इनिशिएटर का, यहीं पे सर्वर ऐड करने का, और यहीं से कनेक्ट का, कहीं कुछ नहीं, इसमें ऐड रोल वगैरह कहीं नहीं जाना है, ठीक है। और दूसरे सर्वर पर आपको क्या करना है, बस एक सर्च बटन पे जाना है और आइस का जी इनिशिएटर यहाँ से सर्च कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे अपने सर्वर की आईडी डालकर एक्सेस कर देना, ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। फिर डिस्क मैनेजमेंट में आकर आप देखोगे आपका दिखा दे। फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर के लिए मैंने क्या किया था, ऐड रोल में जाकर, और हम लोग किस रोल पर काम कर रहे हैं, फाइल सर्वर एंड रिसोर्स मैनेजर पर। तो यहाँ से आकर हम फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर ऐड कर देंगे, और जस्ट इसको नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर देंगे, एंड टूल्स में आएंगे, अपना कोटा वगैरह जो भी अप्लाई करना है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से रिपोर्ट भी यहीं से निकालना चाहो निकाल सकते हो, बट रिपोर्ट यहाँ से उतनी बढ़िया नहीं मिलती, जितना बढ़िया कंपनी में जाएंगे तो मॉनिटरिंग सर्वर लगे होते हैं, वो सब आपको रिपोर्ट के लिए बेस्ड होते हैं। और जब भी कोटा एडिट वगैरह करना हो तो यहाँ से प्रॉपर्टी एडिट कर सकते हैं और इस पे काम कर सकते हैं, ओके। तो ये सारी चीजें होती हैं। अभी बताओ किसी को कुछ पूछना है? मैं